तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बट ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पे ज़्यादा चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या गेन्स हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, उस पे ज़्यादा चलता है। इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो काफ़ी लिमिटेड ही है। स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रेसिप्रोकल डिमांड, ऑफर कर्व्स, ये एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है। उसके बाद के जो हैं वो आप खुद से समझ सकते हैं कि गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल पुट फॉरवर्ड करूँगा, वो एग्जांपल से आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला आता है रेसिप्रोकल डिमांड। रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है ये मैं बताना चाहूँगा। रेसिप्रोकल डिमांड इज़ द म्यूचुअल डिमांड फॉर ईच अदर्स गुड्स। यानी कि दो कंट्रीज़ हैं, ए और बी, दोनों एक दूसरे से 100 का डिमांड कर रही हैं, तो ये रेसिप्रोकल डिमांड हो गया। दोनों जब एक दूसरे से डिमांड करती हैं, मान लीजिए एक की डिमांड 0 है, एक की 100 है, एक की 80 है, एक की 100 है, तो इसमें ये तो अपने को पता है रेसिप्रोकल डिमांड है। ये नहीं हुआ रेसिप्रोकल डिमांड, ये रेसिप्रोकल डिमांड बन जाएगा, क्योंकि ये इस बेसिस पे चलता है कि दोनों कंट्रीज की कुछ ना कुछ डिमांड होनी चाहिए। अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फिर ट्रेड ही नहीं पॉसिबल होगा। ट्रेड एक टू वे स्ट्रीट बना रहे हैं यहाँ पे। ये बिलीव करता है, हमारा हमने जो बोला था नॉट अ ज़ीरो सम गेम की जो बात बोली थी उस पर बिलीव करता है। यहाँ के जो अजम्पशंस है मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे एक पॉइंट आने वाला है, उसमें मेरे को वापस से ये रिलेट करनी पड़ेंगी अजम्पशंस, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा ये अजम्पशंस क्या है। फिर ये टेबल आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ खास इधर नहीं दिया है। मैं आपको अलग से एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूंगा जो ऑफर कर्व और जो रेसिप्रोकल डिमांड है दोनों को कवर कर लेगा। तो एक्चुअल में रेसिप्रोकल डिमांड क्या हुआ, द एक्चुअल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड्स ऑन द रेसिप्रोकल डिमांड। हमने पिछले चैप्टर में देखा था टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, क्या था वो, उसका फॉर्मूला पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एम इन टू 100। ये हमारा आ गया टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इसको हमने एक और दूसरे भी कई सारे फार्मूले देखे तो उसमें तो वो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाते हैं। बट टर्म्स ऑफ ट्रेड जो एक्चुअल में निकल के आएगा वो हमारा रेसिप्रोकल डिमांड से ही निकल सकता है, रेसिप्रोकल डिमांड के बिना नहीं निकल सकता। कि अगर चाहे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इंडिया में फूड और क्लॉथ 18 और 12 के रेशो में, यानी कि 1:0.66, और चाइना में 20:20 यानी कि 1:1। तो दोनों भी कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है या जो लेबर डेज यूज़ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें क्या रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, ये रेसिप्रोकल डिमांड का फॉर्म करता है। फिर ऑफर कर्व की बात करें तो ऑफर कर्व सिर्फ और सिर्फ ये रेसिप्रोकल डिमांड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ एडिशन नहीं है उसमें, कुछ नई चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सोच रहे रहेंगे कि ऐसे तो डिमांड और सप्लाई कर्व जो होता है उसमें भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो क्यों नहीं हम ऑफर कर्व से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वो इसलिए कि ऑफर कर्व और इस डिमांड कर्व में खाली बहुत माइनर से डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि आपको पता ही है, डिमांड कर्व की बात करूँ अगर मैं, तो डिमांड कर्व एक लेफ़्ट टू राइट स्लोपिंग अपवर्ड डाउनवर्ड कर्व है, और सप्लाई कर्व इसका ऑपोजिट है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड है वो। तो ये ऑफर कर्व क्या होता है, ऑफर कर्व on the other hand can be viewed either as a demand for one commodity in terms of other, or as a supply of one commodity in terms of the other। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप डिमांड की तरह भी देख सकते हैं, सप्लाई की तरह भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गया। जबकि हम डिमांड और सप्लाई कर्व को जब एक दूसरे पे पुट करते तो हमको इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आती है, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस हमको इम्पोर्टेंस नहीं रख रही है। यहाँ पे हमको मालूम पड़ता है कि आप एक ही ग्राफ को डुअल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिमांड की तरह भी सप्लाई की तरह भी। तो वो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे। फिर जो नॉर्मल डिमांड कर्व है वो सिर्फ एक प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप डिफाइन करता है, बट एल्फ्रेड मार्शल ने इसको कहा है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बेल की तरह यूज़ होता है। जिसमें बेल क्या सिग्निफाई करता है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कंट्री के एक्सपोर्ट्स, मतलब एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मैं आपको ग्राफ की तरफ लेके चलता हूँ। ये डायग्राम बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये उन सबको कंबाइन करके आपको एक आउटपुट देता है। यहाँ से ग्राफ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं पहले आपको अलग से लेके जाऊँगा।
इसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास इंडिया है, वाई एक्सिस पे यूएसए है। ये जो ओ आई की लाइन है ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, और ओ आर की लाइन है ये यूएसए को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो दो लाइन है ये एक्चुअल में ऑफर कर्व है, सॉरी, ये दो लाइन जो है एक्चुअल में ऑफर कर्व है। बाकी जो इस ग्राफ में लाइंस हैं वो ऑफर कर्व नहीं है, वो दूसरे रोल रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो ओ ए है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, और एक दूसरा जो ओ बी है ये दोनों के बीच में, ये लाइन क्या सिग्निफाई करती हैं? ये जो डोमेस्टिक प्राइस रेशो है टर्म्स ऑफ ट्रेड का, जो हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करा था, यानी कि दो प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, इसका प्राइस 100, इसका प्राइस 120, तो 100/120। अब एक लाइन क्या करेगी, एक लाइन इंडिया का रिप्रेजेंट करेगी और एक लाइन जो है वो रशिया का, इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में रशिया का रिप्रेजेंट करेगी। बट हमारे ग्राफ में हम एक लाइन बनाएंगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, हम एक लाइन बनाएंगे वो यूएसए को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये लाइन जो है ये उन पर्टिकुलर कंट्री के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इंडिया में अगर बात करें 100/120, तो ये लाइन उसको रिप्रेजेंट करेगी, और उसके क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, उसके क्या क्या प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जो वेरिएबल्स होते हैं उसके कर्व डिफाइन करती है। हमको ये पर्टिकुलर ग्राफ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खाली अलग अलग प्राइस पे और वेरिएबल्स डिफाइन करता है हमारे लिए कि हमारे अलग ऑफर कर्व्स कैसे हो सकते हैं। आप देखेंगे हमारा एक ऑफर कर्व टी पे मीट कर रहा है, एक T2 पे मीट कर रहा है, T1 पे मीट कर रहा है, और वो सारे इसी लाइन के कंटिन्यूशन। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन आगे बढ़ रही है, और इधर देखेंगे तो ये जो लाइन आ रही है ओ टी से लेके वो ये बढ़ रही है आगे आई की तरफ और ये आर की तरफ। और ये लाइन जो ओ ई है हम इसको एक बार के लिए इग्नोर करेंगे। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आता है टी एट द प्राइस ऑफ वाई, y1 पे आता है t1 और y2 पे आता है t2। ये तीन पॉसिबल प्राइस कॉम्बिनेशन है, और इसी लाइन पे अलग अलग प्राइस कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। कि जैसे हो सकता है एक इधर भी एक लाइन ऐसे निकल के आ जाए जो यहाँ पे आके मीट करेगी, तो ये इसका इंटरसेक्शन ऐसा निकल के आएगा, यहाँ पे कहीं पे ऐसा एक इंटरसेक्शन निकल के आएगा, फिर वो हमारा पॉइंट हो जाएगा t3। तो ऐसे कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाते हैं हमारे पास इस ग्राफ पे। तो इसको ऑफर कर्व का नाम दिया गया है। बाकी आपको याद ये ग्राफ करना है, आप इसमें खाली इसी लाइंस के एक्सटेंशन पे आप और कई सारे अलग अलग प्राइसिंग पे ग्राफ्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इसके कई सारे लिमिटेशंस दिए हुए हैं, वो लिमिटेशंस क्या है हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। अब अनरियलिस्टिक अजम्पशंस मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अजम्पशंस बाद में करवाऊंगा, वो यहाँ पे पॉइंट रिलेट होता है अजम्पशंस का। सबसे पहली अजम्पशंस टू कंट्रीज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी अजम्पशन टू कमोडिटीज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रोडक्शन इज सबसे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इन्होंने बोला है कि प्रोडक्शन तभी होगा अगर कांस्टेंट रिटर्न्स मिले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। फिर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है, इस पर हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी डिस्कशंस किया था। मार्केट ऑपरेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, प्राइस सेम है, सब सेम है, कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं है। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई फॉल्ट नहीं है प्रोडक्ट में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, हमने बहुत डिस्कस किया था इसमें पिछले चैप्टर में कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे पॉसिबल नहीं है। फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज़, ये भी, ये आप आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे फ्री ट्रेड जो है इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक इसके अगले चैप्टर में आपको मालूम पड़ेगा कि फ्री ट्रेड करना अच्छी बात है बट करना कितना मुश्किल होता है। फिर ट्रेड इज़ बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एंड कॉस्ट डिफरेंस। अब कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस ये क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिया में प्राइस 10 है, यूएस में 9 है, तो यूएस से परचेज़ करो। इंडिया में 11 है, यूएस में 12 है, तो इंडिया से परचेज़ करो। तो आप इधर उधर कॉस्ट जब शिफ्ट करते हैं तो फिर आपके ऑब्वियसली फ्री ट्रेड का जो अजम्पशन है वही हैम्पर हो जाता है। तो यहाँ का अगेन पॉइंट हमारा इनवैलिड हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक लिमिटेशन हमने देख ली, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। उसके बाद कहते हैं द थियरी इज़ वैलिड ओनली टू ग्राम इफ़ टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व आर ऑफ इक्वल साइज। मतलब इन्होंने बोला कि एक कंट्री जिसकी जीडीपी या
ट्रेड वैल्यू यूएसए के वर्थ है तो दूसरी कंट्री होनी चाहिए उसकी सेम वैल्यू यूएसए के वर्थ ही होनी चाहिए, तो उसके बिना ट्रेड ही नहीं होगा। अगर आप लार्जर कंट्री लेते हैं, छोटी कंट्री लेते हैं, तो कुछ ना कुछ टर्म्स ऑफ ट्रेड अनइक्वल हो जाएंगे। फिर ये थियरी कहती है कि आप डोमेस्टिक डिमांड को काउंट नहीं कर रहे, आप यू डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द डोमेस्टिक डिमांड। अगर आप डोमेस्टिक डिमांड नहीं ले रहे एक कमोडिटी की, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपके देश में कितनी रिक्वायरमेंट है, तब तो जाके आप बाहर भेज सकते हैं उसको। अगर आपको पता ही नहीं होगा देश में मेरे को कितना चाहिए, तो मैं उसको डिमांड देश की पूरी नहीं कर सकता। उसके बाद बाहर कितना भेजना है, या तो ऐसा हो कि मेरे को पता है कि मेरे को 100 यूनिट बाहर भेजने हैं, भले ही देश में अकाल पड़ जाओ, देश में सप्लाई ही नहीं है, मैं 100 बाहर ही भेजूंगा, मेरे को 100 बाहर भेजना है, देश में सप्लाई ही नहीं है उस पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो वो गलत हो जाता है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ निगलेक्टेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप निगलेक्ट करते हैं तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम होना काफ़ी ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक एसेंशियल चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस के बेस पे ले सकते हो, तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है। और अगर प्रॉफिट इंक्लूड करके कर रहे हो तो प्रॉफिट हर कंट्री का अलग होता है। मान लीजिए इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 है, यूएसए की 7 है, और दोनों का सेलिंग प्राइस 10 है, तो ऐसे तो आपको दिखेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ इंपोर्ट, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज यूएस ज़्यादा प्रॉफिट में है सेम प्रोडक्ट सेम प्राइसिंग पे, तो वो गलत हो जाता है हमारे लिए। फिर आता है द थियरी फेल्स टू कंसिडर द चेंजेस इन इनकम इन बोथ कंट्रीज विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। मतलब ऐसा होता है कि अगर यूएस में मान लीजिए ऊपर जैसे हमने बात करी 3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगली बार जब उनको इंडिया से परचेज करना हो सेम प्रोडक्ट, तो वो क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज़ है इंडिया के कंपैरिजन में, उनके पास 1 रुपया ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में पर यूनिट। तो वो 1 रुपया हमारा कोई और प्रोडक्ट परचेज करने में लगा सकते हैं, या एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं उसके साथ। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स थियरी इन इट्स एसेंस अ फेलेशियस एंड शुड बी डिस्कार्डेड as it does not take into consideration many variables such as changes in wages, inflation, changes in external value of currency, balance of payment problems। तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये थियोरी जो है ये कई सारे जो मेजर पॉइंट्स है कंसिडर ही नहीं करती। मेजर पॉइंट्स मतलब कौन से, जो वेजेस में चेंज आया है, कंसिडरेशन मिला है वेज लेबरर को, इन्फ्लेशन कितना है, चेंज कितना हुआ है करेंसी की वैल्यू में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कितना चेंज हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या बनाई गई हैं, एक्सेट्रा। वो पॉलिसीज़ अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हो तो फिर आप थियरी को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि ये थियरी जो है वैलिड ये अपने बेसिस पे ही वैलिड नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल डिमांड जो है वो सप्लाई और डिमांड के प्राइसेस को कंसिडर नहीं कर रहा है। अगर आप सप्लाई और डिमांड के प्राइस का इक्विलिब्रियम नहीं निकालोगे, जो कि डिमांड और सप्लाई कर्व निकालता है, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है आप एक ऐसे प्राइस पे नहीं पहुंच पाओगे जो प्राइस अप्रोप्रिएट हो सेल करने के लिए। गुड सेल करने का इक्विलिब्रियम प्राइस अगर नहीं मिलेगा तो गुड्स की सेल जो है इनवैलिड या प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। फिर आता है हमारे पास अगला जो मेन पॉइंट है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। उसके अंदर कई सारे हम सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, और जो मेन इसमें लाइन लिखी है वो है बेनिफिट बोथ कंट्रीज़, यानी कि नॉट अ ज़ीरो सम गेम। जो मैं पिछले कई चैप्टर्स पहले चैप्टर से कह रहा हूँ कि ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड शुड नॉट बी अ ज़ीरो सम गेम। ऐसा नहीं है कि आप एक की कॉस्ट पे, एक कंट्री की कॉस्ट पे दूसरी कंट्री फ़ायदा कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको अब सारे पॉइंट्स डिटेल में बताऊँ उससे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लॉजिकल बेसिस पे वो फिगर आउट कर सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। मान लीजिए इंडिया में क्लॉथ प्रोडक्शन होता है और वाइन प्रोडक्शन होता है, यूएस में भी क्लॉथ और वाइन होता है। इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 120 लेबर यूज़ होता है, 120 लेबर आवर्स यूज़ होता है, और वाइन के लिए 100 लेबर आवर्स यूज़ होता है। यूएस में वही के सेम के लिए 80 और 90 यूज़ होता है। अभी एफिशिएंसी देखूँ मैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया ज़्यादा, सॉरी, यूएस से ज़्यादा एफिशिएंट है
कम लेबर आवर्स में सेम यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जिसकी एफिशिएंसी कम है वो जिसका पॉइंट कम है वो ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है सेम प्रोडक्ट। तो पर यहाँ पे कैसे फिगर आउट करेंगे हम कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री को शिप करना चाहिए, कौन सी कंट्री को सेल करना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा एफिशिएंसी क्या है। क्लॉथ इंडिया का 120 लेबर आवर्स डिवाइड बाई 80 यूनिट्स ऑफ यूएसए, तो हमारे पास आता है 1.5। सेम हमने किया वाइन के साथ 1.11, और उसका इन्वर्स यानी कि 80 यूनिट्स यूएस का डिवाइड बाय इंडिया का 120 यूनिट तो 0.66 और 0.9। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिया को क्लॉथ प्रोड्यूस करने में ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है कंपैरेटिवली यूएस के। तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम वाइन प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम वाइन प्रोड्यूस करेंगे और शिप करेंगे। यूएस को इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें वाइन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यूएस वाइन नहीं शिप करेगा और क्लॉथ शिप करेगा। अभी आपको ये याद आएगा कि ये हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, ये है रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। रिकार्डियन थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि आपको मालूम पड़ रहा है कौन सा प्रोडक्ट शिप करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, वो उसमें मालूम पड़ रहा है। तो अब ये मेन पॉइंट कैसे आ रहा है, इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, इससे कैसे रिलेट हो सकता है। अभी लॉजिक लगाइए कि अगर इंडिया जो है वाइन शिप आउट कर रहा है दूसरी कंट्री को, यूएस को, तो मतलब वो डोमेस्टिक डिमांड के बाद एक्सटर्नल डिमांड मीट कर रहा है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई वाइन में। सेम यूएस के लिए क्लॉथ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, तो वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्शन है नेट वो बढ़ जाता है। अगर आप इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट देखेंगे तो 100 एंड 120 हुआ 220 हमारे पास, और अगर आप 80-90 देखेंगे तो हमारे पास हुआ 170। ये है 170 लेबर आवर्स और ये 220 लेबर आवर्स। तो ये दोनों लेबर आवर्स यूज़ करके हम इनके एक एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। फिर अगला पॉइंट आता है इंक्रीज इन कंजम्पशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में कंज्यूम हो जा रहा है और फिर आप उसको शिप आउट कर रहे हैं तो वो बाहर की कंट्री में कंज्यूम हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो आपकी, जो पिछला पॉइंट हमने डिस्कस करा था वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी, वो तो बढ़ा ही, उसके बाद आपकी कंजम्पशन भी बढ़ गई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। फिर हायर इकोनॉमिक वेलफेयर। अब आप देखिए कि अब अगर आपके पहले आपके खुद की कंट्री में 100 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे थे, अब आप एक्स्ट्रा 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी कंट्री में शिप करने के लिए, कंट्री बी में, लेट्स से ये कंट्री ए में प्रोड्यूस होके यूज़ हो रहा है और ये कंट्री बी में शिप आउट हो रहा है। तो अगर कंट्री बी में कंज्यूम हो रहा है तो फिर आपकी कंट्री का भी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, आपकी कंट्री को कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर, आपका खुद का भी जो है रेवेन्यू जनरेशन होगा। फिर डायनामिक गेन्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों कंट्री म्यूचुअली ट्रेड कर रही हैं, दोनों कंट्रीज़ को एक अच्छा खासा गेन मिलेगा उनकी प्रोडक्शन में। ये सारे लॉजिकल पॉइंट्स हैं, एक एग्जांपल फॉर्म करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द गेन्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी ऑफ एम। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के प्राइसेस जब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करेंगे, आप पता कर सकते हैं कितना बेनिफिशियल है, नहीं है। फिर रेसिप्रोकल डिमांड हमने ऊपर देखी। कॉस्ट रेशो, कॉस्ट रेशो क्या बोलता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट को हम शिप आउट करेंगे, और दूसरी कंट्री अगर कोई प्रोडक्ट सस्ते में बनाती है तो वो प्रोडक्ट हम उनसे परचेज़ करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ बेनिफिट में होंगी। फिर आता है लेवल ऑफ इनकम। लेवल ऑफ इनकम कैसे डिफ़ाइन करती है हमारा गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, कैसे गेन्स डिफ़ाइन करती है। किसी कंट्री की अगर मान लीजिए इनकम ज़्यादा हुई तो फिर वो आपसे प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ करेगा। वो प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज़ कर रहा है मतलब आपकी भी इनकम साथ में ग्रो हुई। तो दो लोगों की साथ में इनकम ग्रो हो रही है एक की वजह से, तो ये एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, अगर आप जानते हो तो। फिर आता है नेचर ऑफ ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, या इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड डिफ़र करता है। लिबरल अगर हो या मान लीजिए फ्री ट्रेड जो रहता है, तो उन सब की वजह से जो ट्रेड का नेचर है वो डिफ़र करता है, कि अगर आपकी करेंसी भी डिफ़र कर जाए तो भी आपका ट्रेड में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है।
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपका ट्रेड डिटरमाइन करते हैं, ट्रेड से गेन्स डिटरमाइन करते हैं। आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगेन अगर आपको इस चैप्टर के खाली ये बुक की कॉपी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो मेरी मार्किंग के साथ तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सजेस्टेड रहेगा कि आप एक बार ये पीछे के क्वेश्चंस कर लें, ये जो इनके ट्रू और फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ये देख लीजिए, क्योंकि पता नहीं पेपर किस टाइप में आने वाला है। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा तो कैसा एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग एक्सेट्रा फॉर्मेट में होगा। तो आप देख लीजिए। मैं आपको अगले चैप्टर में मिलता हूँ।